हाय गाइस व्हाट्सअप। देखिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स जो हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप। स्टूडेंट्स, ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं इनको आप क्या क्या कहते हैं? आप इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और कन्वेंशंस भी कहते हैं। और कॉमनली इनको हम जो नाम से जानते हैं वो जानते हैं हम गैप के। अब गैप क्या है? गैप से आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जर्नल लॉ और रूल एडोप्टेड या प्रपोज्ड एज गाइड टू एक्शन। देखिए ये कह सकते हैं कि कार्य करने की ये हमारी गाइडलाइन है। प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमारे कार्य करने की ये गाइडलाइन है। ये हमें बताती हैं कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग को करना है। गाइडलाइन तो आप समझते हैं स्टूडेंट्स की गाइडलाइन क्या होती है। तो हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमारी जनरल गाइडलाइन है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इसमें तो यहाँ आप देखेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICA हैज़ इशूड accounting principles, accounting standards to standardize the accounting practice adopted to prepare financial statement. The Company Act 2013 has notified accounting standard to be followed by companies in preparing their फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, जो ICAI है वो इशूड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनी एक्ट 2013 था उसमें कहा गया था कि जो कंपनी है सभी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये सभी फॉलो करने पड़ेंगे जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो बात सीखी। एक तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस होते हैं, ये कॉमनली इनको हम जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं या शॉर्ट में हम इनको गैप बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, इनको जो इशू करता है ICAI करता है और कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि आप हर कंपनी को ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर्स। व्हाट फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड हु इशूड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड शुड वी यूज और शुड अ कंपनी फॉलो दीज और नॉट। ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम कि ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आखिर ये कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या गाइडलाइनें जो हमें मिली हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे अपना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, देखो, रिकॉर्ड इज मेड only of information that can be expressed in monetary terms। ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको केवल उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? मनी में। आप अब मनी में कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। मनी में कैसे कर सकते हैं आप कन्वर्ट। देखिए, अगर हम कहें कि रोहित ने प्रॉमिस किया, क्या इस प्रॉमिस को हम
मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम कहें रोहित ने गुड्स खरीदा, हमारी कंपनी और हमारी कंपनी से गुड्स खरीदा 50,000 का, तो देखिए गुड्स को जो खरीदना है उसको हम कितने का खरीदा है 50,000, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में। तो इसलिए मनी मेजरमेंट कहता है कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं एंटिटी की। देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था एंटिटी के बारे में। अकाउंट्स कीप्ड फॉर एंटिटीज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद दीज एंटिटीज। देखिए इसको हम कह सकते हैं सेपरेट प्रिंसिपल एंटिटी। इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए आप समझो, एक तो है मोहन और एक है बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, मोहन जो है बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक, अब जब बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस का अपनी कंपनी का कुछ नेम भी रखता है, और जब कंपनी का कुछ नेम रख देता है तो इसकी एक अलग एग्जिस्टेंस हो जाता है। अगर मोहन इस बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर देता है तो मोहन इन रुपीज़ को वापस लेगा। किससे? बिजनेस से। इसका मतलब मोहन अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, तो ये कहता है आपका सेपरेट एंटिटी या एंटिटी के बिजनेस जो होता है एक सेपरेट एंटिटी होता है। बिजनेस का खुद का एक अस्तित्व होता है। बिजनेस अपने नाम से, बिजनेस में अगर हम बात कर लें, हमारी कोई कंपनी है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी फर्म की एक सील होती है। वो हमारी फर्म जो है अपने नाम से कुछ भी सामान खरीद सकती है और कुछ भी बेच सकती है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि ये इसका मालिक मोहन ही है तभी खरीदेगा कोई, नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी बिजनेस एंटिटी। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड की, गोइंग कंसर्न। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये कहता है एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। ये कहता है कि आप जो अकाउंट्स बनाएंगे वो ये सोचकर बनाएंगे कि ये बिजनेस जो है, ये फर्म जो है हमारी, ये हमेशा के लिए फ्यूचर में चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। इसीलिए तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो बैलेंस हमारा आता है बीडी, उसको आगे लिख देते, जो बैलेंस आता है हमारा उसको लिख देते हैं हम बैलेंस सीडी, और उस अकाउंट में आगे शुरुआत कर देते हैं नेक्स्ट ईयर डालकर लिख देते हैं कि टू बैलेंस बीडी। मतलब बिजनेस आगे भी हमारा, सीडी ने कह दिया कि आगे भी चलेगा बिजनेस, बैलेंस को आगे ले जाएंगे और ये बैलेंस आगे जाकर सीडी हो जाता है। आपको केवल इतना जानना है कि जब आप अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग में आप ये सोच रखें कि हमारा बिजनेस जो है हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। ये कहता है गोइंग कंसर्न। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी इज ऑर्डरली entered in the accounting records at the price paid to acquire it। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो भी आप रिसोर्सेज को खरीदते हैं या लेते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए बात कर लेते हैं। अगर हमारी फर्म एक मशीन खरीदती है 1 लाख की और उस पर हमें कमीशन देना पड़ जाता है 10,000 का, तो हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी हुई? 1,10,000। तो हमें जो ये रिकॉर्ड करना है इसकी वैल्यू मशीन की, वो 1,10,000 करेंगे, 1 लाख नहीं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमेशा जो भी आपको रिसोर्सेज रिकॉर्ड करना है उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना कि वो आपको कितने में आकर बिजनेस में पड़ा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट में क्या है?
Since all of assets of a business are claimed by someone and since the total of these claims cannot exceed the amount of assets to be claimed, it follow that। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा हमारे बिजनेस में जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उसमें ड्यूल एस्पेक्ट का फॉलो होना चाहिए। ड्यूल एस्पेक्ट क्या है कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी या इक्विटीज़ के बराबर हों। जितनी हमारी एसेट्स हैं, जितनी हमारे बिजनेस में संपत्ति हैं, वो हमारे देनदारी दायित्व के बराबर होनी चाहिए। ये ड्यूल एस्पेक्ट कहता है और ये इक्वल आते हैं दोनों ही। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम जो आगे है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पीरियड में यदि हम देखेंगे तो अकाउंटिंग पीरियड में क्या है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पीरियड कहता है हमारा कि जो आप अकाउंटिंग मेजर एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, ये कहता है कि आपको क्या करना है अकाउंटिंग पीरियड में। जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं उनका एक पीरियड होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी भी बना लिया आपने, या तो एवरी ईयर, 1 ईयर में, या 6 मंथ में, या 24 में, ठीक है, 24 मंथ्स में। तो इस तरह से आपके अकाउंटिंग करने का एक जो है टाइम होना चाहिए, उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड यही कहता है कि जब भी आप अकाउंट मेंटेन करें वो पीरियड के अनुसार करें, उसका एक पीरियड होना चाहिए। पीरियड, अब वो अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सकता है, बुक्स शुड बी क्लोज्ड ईच ईयर स्पेशली इन अ पार्टनरशिप बिकॉज फ्रीक्वेंट अकाउंटिंग मेक्स फॉर लॉन्ग पार्टनरशिप। देखिए, अगर स्पेशली पार्टनरशिप की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप में तो ये ज़रूरी है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। अब वो कितना हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है। तो उसमें आपके अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंजर्वेटिज़म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कंजर्वेटिज़म जो आपका प्रिंसिपल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको दूसरा नाम है आपका प्रूडेंस कह सकते हैं उसको, या कंजर्वेटिज़म। देखिए, इसको देखिए क्या कहता है, ये कहता है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर बेटर एविडेंस देन डज रिकॉग्नाइज ऑफ एक्सपेंसेस। कंजर्वेटिज़म हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया जैसे आपको कि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट कंजेप्शन है, हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है आपको डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कहता है कि आप अपने फ्यूचर के जो प्रॉफिट होगा उसके लिए प्रोविज़न करके मत चलो, कितना होगा मत सोचो, उसके लिए प्रोविज़न मत करो, बट आप जो फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए आप ज़रूर प्रोविज़न करके चलो। हो सकता है आपको जो लॉस हो, आप उस लॉस को पूरा करने की कंडीशन में नहीं है, तो उसको पहले से ही उसके लिए एक रिजर्व करके प्रोविज़न लेके बना के चलो। समझ गए कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, मतलब आपको प्रॉफिट को रिकॉर्ड लेके नहीं चलना, रिकॉर्ड नहीं करना कि प्रॉफिट होगा हमें बिजनेस में कितना, कहाँ से। जैसे आपने कर दी थी, चलो 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, लिख के लेके चल रहे हैं आप अकाउंट में, बिल्कुल नहीं करोगे आप। लेकिन हाँ, लॉस को लेके चल सकते हैं कि हो सकता है इस साल हमारे 2000 रुपीज़ के बैड डेफ्ट हो जाएं, हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें पैसा ना दे,
तो स्टूडेंट्स आप समझ गए इसको। तो आपको एक लाइन में बस इतना ही इसको याद रखना है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये लाइन आपको याद रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपको लर्न करनी है, समझनी है। समझा तो मैंने दी, लेकिन लर्न आपको करनी है क्या? डू नॉट एंटिसिपेट फॉर अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो आगे देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी क्या कहता है हमारा नेक्स्ट। हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड बाय द एंटिटी। ये कहता है कि जो आपकी फर्म है, बिजनेस है, वो जो भी पॉलिसी, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग का, वो आप आगे भी यूज करें। उससे कंपेयर करने में ईजी हो जाता है। कैसे? यदि इस साल आपने डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो नेक्स्ट ईयर आप ऐसा नहीं करें, आप जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं ऐसा आप नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? मैचिंग में जो डिफ़िकल्टी आएगी आपकी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि अगर एक साल, ये नहीं कि आपको नहीं बदलना, आप यदि बदलना चाहें, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आगे जाके आप बदल दो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के द्वारा आप डेप्रिसिएशन फाइंड किया करो, बट फिर उसको बार बार मत बदलना। जिसको एक बार यूज करें उसको आगे भी यूज करना, ताकि आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों में कंपेरिजन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमारा देख लेते हैं। लास्ट है हमारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? इनसिग्निफिकेंट इवेंट में बी disregarded but there must be full disclosure of all important information। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहते हैं जितनी भी, इसको हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है? अकाउंटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल reporting on the financial statement of all significant information relating to the economic affair of the entity। ये कहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक तो वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, आपको ऐसे रिकॉर्ड करनी है। दूसरा, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, आप सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनके ऊपर हमारी अकाउंटिंग वर्क करती है। तो आप इनको ज़रूर लर्न करेंगे और अपनी अकाउंट की जो नोटबुक है उसमें भी नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इनको लर्न करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।